हे एवरीवन, आज का हमारा वीडियो है क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पर। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़, कभी भी किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने से पहले ये इंश्योर कर लेना कि आपने उस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लिया है कि नहीं। इसीलिए हमने दो छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर के, जिसमें कंप्लीट एनसीईआरटी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और कमेंट सेक्शन में भी है, आप उसको ज़रूर देख लेना, तो ये चैप्टर आपको 100% क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन आंसर से। पहला क्वेश्चन जो हमारे एक्सरसाइज में दे रखा है वो है सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं। कुछ स्टेटमेंट हैं जो आपने एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन में ज़रूर पढ़ी होंगी, अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक हेल्प बॉक्स दे रखा है जिसमें कुछ वर्ड्स हैं, उनसे चूज़ कर करके आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करने हैं। फर्स्ट, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड डैश। तो हमने जब चैप्टर को स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग के ही कुछ पेजेस में हमें ये डेफिनेशन मिल गया था कि क्रॉप क्या होता है। जब हम एक ही तरह के प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं, कल्टीवेट कराते हैं काफ़ी बड़े स्केल पर, कमर्शियल लेवल पर, एक ही जगह पर, तो हम उसको क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्रॉप। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज़ डैश ऑफ द सॉइल। किसी भी फसल को ग्रो करने से पहले, किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है सॉइल की तैयारी कर लेना, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना फसल ग्रो करने के लिए। जैसे कि अगर हमें रोटी बनानी है तो हम आटे को अच्छे से तैयार कर लेते हैं ताकि उससे रोटी अच्छी बने। इसीलिए हम सॉइल का भी पूरा अच्छे से प्रिपरेशन करने वाले हैं ताकि हम अच्छी सी क्रॉप ग्रो कर सकें जिसकी हाई यील्ड आए। नेक्स्ट आते हैं हम सी पार्ट पर। डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। जितने भी सीड्स डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, वो कैसे पता चलेगा कि कौन से सीड्स हेल्दी हैं, कौन से डैमेज हैं? तो हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी मैंने आपको चैप्टर में भी बताई थी कि ग्लास में अगर पानी लेंगे या बीकर में अगर पानी लेंगे, सीड्स को ड्रॉप करेंगे तो कुछ सीड्स जो हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, कुछ सीड्स ऐसे होंगे जो फ्लोट करने लग जाएंगे पानी पर। जो पानी पर तैरने लग जाएंगे समझ में आ जाएगा कि वो जो सीड्स हैं वो सब क्या हैं? खोखले हैं, अंदर से खाली सीड्स हैं, बेकार सीड्स हैं। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये डैमेज सीड्स हैं क्योंकि ये वाटर पर फ्लोट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट हमारा डी पार्ट है फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट। किसी भी फसल को ग्रो करने के लिए अच्छी सनलाइट, नेक्स्ट वाटर, और जितने भी सॉइल से कुछ चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। सॉइल से हमें क्या मिल सकता है? न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। तो इस ब्लैंक में आएगा न्यूट्रिएंट्स और फर्स्ट ब्लैंक में आएगा वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सेकंड क्वेश्चन है मैचिंग है। कॉलम ए और कॉलम बी की चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं, दोनों को ज्वाइन करना है। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता है कि जितने चीज़ें कॉलम ए में दे रखी हैं उतनी ही कॉलम बी में भी दे रखी हैं। आप देख सकते हैं कि कॉलम ए में सिर्फ 4 चीज़ें हैं और कॉलम बी में 5 चीज़ें हैं। तो इसको ध्यान से करना, यानी कि कॉलम बी की कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है जो किसी भी का आंसर नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, खारिफ क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स के बारे में हमें अच्छे से पता है कि खारिफ क्रॉप का एग्जाम्पल क्या है? पैडी है और मेज़ है। तो हम उसको टिक कर देंगे ई पार्ट को, जो कि फर्स्ट से रिलेटेड है। सेकंड आता है रबी क्रॉप्स के बारे में। रबी क्रॉप्स हमें पता है जो क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि जो सबसे कॉमन है वीट है, ग्राम है, पी है, ये सब रबी में आ जाती हैं। तो डी पार्ट हमारे सेकंड के लिए एकदम करेक्ट जाता है। थर्ड आती है बात केमिकल फर्टिलाइज़र्स की। केमिकल फर्टिलाइज़र्स में हमने पढ़ा था कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं। वो बनते हैं यूरिया से, सुपर फॉस्फेट से, सब केमिकल से। तो बी पार्ट इसके लिए करेक्ट जा रहा है। फिर फोर्थ है ऑर्गेनिक मैन्योर। जो खाद वगैरह होती है वो किससे बनी होती है? तो सी पार्ट इसके लिए एकदम करेक्ट दिखेगा कि एनिमल एक्सक्रीटा से, काउ डंग या गोबर से, यूरिन से और प्लांट वेस्ट से। तो ये वाला पार्ट करेक्ट है। अब यहाँ पर ए पार्ट हमारा बच जाता है जो कि है फूड फॉर कैटल, जो किसी भी चीज़ का आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे चारे की कोई भी बात नहीं की गई है, ठीक है, ए कॉलम में, तो इसलिए हम इसको छोड़ के रखेंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दे दिए हैं, आप कोई भी 2 चूज़ करके लिख सकते हैं। खारिफ क्रॉप के 2 एग्जाम्पल देने हैं, राबी क्रॉप के 2 एग्जाम्पल देने हैं। खारिफ क्रॉप का आपको पता है पैडी है, मेज़ है, सोयाबीन है, और राबी क्रॉप का है वीट, ग्राम और मस्टर्ड। अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं कि खारिफ क्रॉप का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्या है
किस सीज़न में इन्हें ग्रो किया जाता है, किस सीज़न में हार्वेस्ट किया जाता है। तो इसके लिए जो मैंने आपको 2 वीडियोस बनाई हैं उनको ज़रूर देखना, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर 4th क्वेश्चन हमारे पास है, आपको एक पैराग्राफ या शॉर्ट नोट लिखना है अपने ही वर्ड्स में। ये आपको 4 टॉपिक दे रखे हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पर, सोइंग पर, वीडिंग पर और थ्रेशिंग पर। अभी हम इन सब के पैराग्राफ्स को फटाफट स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है राइट अ पैराग्राफ ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग, और फर्स्ट पार्ट है इसका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को तैयार करना, उसकी प्रिपरेशन करना। तो इसमें आप लिखेंगे, देखो आपको पैराग्राफ लिखने को बोला है, अगर आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने को बोला होता तो आपकी मर्ज़ी होती कि आप इसके पॉइंट्स बनाकर लिख देते, लेकिन आपको पैराग्राफ बोला है तो पैराग्राफ होता है एकदम कॉन्टीन्यूअस, लाइन बाय लाइन। तो इसीलिए मैंने एकदम कॉन्टीन्यूअस इस पैराग्राफ को लिखा है। अगर वो आपको नहीं बताता है कि आपको कैसे लिखना है तो आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, आंसर गलत नहीं जाएगा। ये सभी आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में भी। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। ये पहला स्टेप होता है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे इम्पॉर्टेंट काम किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के पहले ये होता है कि हम सॉइल को टर्न कर दें, उसको बदल दें, अच्छे से उसमें पोर्स क्रिएट कर दें, उसको ढीला ढीला कर दें, ताकि क्या होगा, जितनी भी रूट्स हैं वो सॉइल में एकदम डीप अच्छे तक धंस जाएं, पेनिट्रेट कर जाएं। पेनिट्रेट का मतलब होता है धंसना। जब रूट्स नीचे तक जाएंगे तो रूट्स जो हैं वो ज़्यादा मिनरल्स वगैरह अब्जॉर्ब कर पाएंगी, ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब कर पाएंगी सॉइल से। दिस प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजिंग द सॉइल, तो ये जो प्रोसेस है सॉइल को टर्न करने का और लूज़ कर देने का, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टिलिंग या फिर प्लोइंग, विच इज़ डन बाय अ प्लो। अब ये किससे किया जाता है, एक प्लो होता है जो कि जनरली वुडन या आयरन का बना होता है, उससे किया जाता है। जो हमने चीज़ों की जुताई कर दी है, जो हमने फील्ड की जुताई कर दी है, हो सकता है उसमें सॉइल के बड़े बड़े पीसेस हों जिन्हें कहते हैं हम क्रम्प्स। इन क्रम्प्स को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं और फील्ड को एक जैसा सपाट कर देते हैं ताकि उस पर आराम से इरिगेशन किया जा सके, फील्ड को पानी दिया जा सके, सिंचाई किया जा सके। अगर ये समझ नहीं आया तो हम एक डायग्राम देखते हैं, उससे अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, प्लोइंग के बाद हो सकता है कि यहाँ पर कुछ सॉइल के क्रम्स क्रिएट हो जाएं, तो फिर उसको फिर अच्छे से लेवल कर दिया जाता है ताकि जितनी भी रूट्स हैं वो आराम से पेनिट्रेट डीप हो सकें। ऐसी अगर सॉइल होगी इतने क्रम्स वाली, इतने बड़े बड़े इसमें सॉइल के पार्टिकल्स हैं, तो इसको तो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फार्मर जो है वो पूरी सॉइल की क्या कर रहा है, लेवलिंग कर रहा है, उसे एक बराबर कर रहा है ताकि आराम से इस पर फसल ग्रो की जा सके। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है राइट अ पैराग्राफ पे, और इसमें जो बी पार्ट है उसी क्वेश्चन का वो है सोइंग। सोइंग का मतलब आप सभी को पता है बीज बोना होता है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल। सोइंग का जो सबसे आसान मतलब है वो ये है कि सीड्स को सॉइल में लगाना। For this purpose, good quality seeds are selected which are clean, healthy and of good variety and which give good yield। तो इस प्रोसेस के लिए आप सिर्फ वही सीड्स को सिलेक्ट करेंगे जो अच्छी क्वालिटी के होंगे, साफ़ होंगे, हेल्दी होंगे, अच्छी वैरायटी के होंगे, ताकि बाद में जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आ जाए, अच्छी यील्ड मिल जाए। सीड्स आर सोन विद द हेल्प ऑफ अ ट्रेडिशनल फनल शेप टूल। जो सीड्स हैं उनको कैसे सो किया जाता है, मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी कि एक फनल शेप टूल होता है, उसके अंदर सीड्स को हम डालते जाते हैं और जो सीड्स हैं वो अपने आप सॉइल में लगते चले जाते हैं, या फिर सीड ड्रिल की हेल्प से भी किया जाता है। और हम ये भी देखते हैं कि जितने भी सीड्स हैं उनके बीच में एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस हो, सो दैट ओवर क्राउडिंग ना हो, यानी कि एक जगह भीड़ ना लग जाए सीड्स की, सबको इक्वल सब कुछ मिले, इसलिए उनको इक्वल डिस्टेंस पर हम लगाया जाता है बाय अ सीड ड्रिल और अ फनल शेप टूल। इसका जो पिक्चर है ये आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा, सीड ड्रिल का भी और फनल शेप टूल का भी, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सी पार्ट पर, व्हाट इज़ वीडिंग। तो वीडिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। इन अ क्रॉप फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप नेचुरली। हो सकता है जब आपने क्रॉप को ग्रो करा तो बहुत से कुछ अनडिज़ायरेबल प्लांट्स, यानी कि कुछ अनचाहे प्लांट्स, कुछ जंगली घास वगैरह भी साथ में नेचुरली उगाती हैं। दीज आर कॉल्ड वीड्स, इन्हें वीड्स कहा जाता है। इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव द वीड्स टू प्रोटेक्ट द क्रॉप। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम वीड्स को हटा दें अपनी क्रॉप को बचाने के लिए, जो हमने उगाई है उसको बचाने के लिए। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। तो इस प्रोसेस को जिसमें हम वीड्स को रिमूव कर देते हैं इसको कहा जाता है वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी बिकॉज वीड्स कम्पीट विद द कल्टिवेटेड प्लांट्स फॉर स्पेस, लाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। वीडिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने वीड्स को नहीं हटाया तो ये जो वीड्स हैं वो आपके वाले प्लांट्स के साथ
compete करेंगे, लड़ाई करेंगे, क्योंकि स्पेस की कमी है, लाइट की कमी है, वाटर की कमी है। एक तो आपके डिज़ायरेबल प्लांट्स, ऊपर से जंगली घास, तो सब कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा स्पेस के लिए, लाइट के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो इसीलिए वीड्स को या जंगली घास को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले वो सीड्स प्रोड्यूस करें, फ्लावर प्रोड्यूस करें। और आप इनको कैसे रिमूव कर सकते हैं? या तो आप इसको मैनुअली हाथ से जंगली घास को हटा सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, वीडीसाइड्स डाल सकते हैं। यहाँ पे वीडीसाइड्स वर्ड का मतलब होता है वीड, और साइड का मतलब होता है किलिंग, यानी कि वीड किलिंग जो केमिकल्स हैं 2,4-D वगैरह ऐसे सब्सटेंसेस आप डालकर उसको किल कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ आपका थ्रेशिंग पर है। अब थ्रेशिंग क्या होता है? जैसे ही आप हार्वेस्ट कर लेते हैं क्रॉप को, यानी कि क्रॉप की कटाई कर लेते हैं, तो जो क्रॉप्स होती हैं उनसे हम क्या करते हैं, ग्रेन सीड्स को रिमूव कर देते हैं, यानी कि अच्छे अच्छे वाले सीड्स को हम ले लेते हैं और जितना भी शाफ होता है, जितना भी भूसा है, उसको अलग कर लेते हैं। ये हम कैसे करते हैं? ये हम थ्रेशर की हेल्प से करते हैं, या फिर एक मशीन की हेल्प से करते हैं जिसको बोलता है कंबाइन, विच इज़ इन अ फैक्ट अ कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेशर, जिसको एक कंबाइन हार्वेस्टर भी कह सकते हैं और थ्रेशर भी कह सकते हैं। जो कंबाइन है वो पिक्चर में दिखाई गई मशीन की तरह होता है। ये कंबाइन मशीन होती है। ये क्या करती है? सीड ग्रेन्स को शाफ्ट से अलग करने में मदद करती है। हमने इन सभी पॉइंट्स पर पैराग्राफ लिख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 5th क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। एक्सप्लेन करो कि कैसे फर्टिलाइजर्स जो हैं वो मैन्योर से अलग होते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आप रेफ़र कर सकते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 7। वहाँ पर एक बहुत अच्छे टैबुलर फॉर्म में दे रखा है कि हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। अभी मैं रीड कर देती हूँ। अ फर्टिलाइज़र इज़ एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट हैं, यानी कि नेचर ने नहीं दिए हैं, ह्यूमंस ने बनाया है अपने आप केमिकल वगैरह डालकर। और मैन्योर इज़ एन नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज। जबकि खाद कैसे बनती है? जैसे ही जो वर्मी कंपोस्टिंग होती है, वूम्स वगैरह आते हैं, बैक्टीरिया वगैरह डिग्रेड कर देते हैं कैटल के डंग को, ह्यूमन के वेस्ट को और प्लांट रेसिड्यूज़ को, तब हमें मैन्योर मिलता है। फर्टिलाइज़र्स के लिए सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं, और फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज़, क्योंकि केमिकल से बनाना है, फैक्ट्री में बनेगा। मैन्योर को फील्ड में, मैदानों में आराम से बना सकते हैं। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। जो फर्टिलाइज़र है ना, वो सॉइल को किसी भी तरह का ह्यूमस वो लेयर होती है जो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में रिच होती है। तो यहाँ पर फर्टिलाइज़र किसी भी तरह के ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, जबकि मैन्योर जो है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करवा देगा सॉइल को। फर्टिलाइज़र में हम लिखेंगे दे आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, जिसके बारे में आपको पता है NPK बोलते हैं। पोटाशियम का जो सिंबल है वो K होता है, नाइट्रोजन का N और फॉस्फोरस का P। तो हम लिखेंगे NPK में फर्टिलाइजर्स बहुत अच्छे होते हैं, रिच होते हैं। जबकि मैन्योर जो है इन सब प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम में थोड़ी सी कम रिच होती है। क्योंकि इसने 5th क्वेश्चन में हमसे डिफरेंस बिटवीन पूछा था फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच, तो अच्छा यही रहेगा कि आप इसको एक टैबुलर फॉर्म में बनाएं, एक टेबल के फॉर्म में बनाएं और फिर उसको सॉल्व करें। 6th क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ इरिगेशन। सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई क्या होती है, और डिस्क्राइब द 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। और ऐसे 2 मेथड बता दो इरिगेशन के जिससे पानी को भी बचाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज़ इरिगेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। तो हम लिखेंगे आंसर में द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है क्रॉप को, फसल को पानी देना थोड़े थोड़े टाइम पीरियड बाद। द 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन इन विच वाटर इज कंजर्व्ड आर द स्प्रिंकलर सिस्टम एंड द ड्रिप सिस्टम। और इसके लिए 2 मेथड्स होते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम की। ये सिस्टम वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर लैंड जो है अनइवन है। अनइवन लैंड वो होती हैं जो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, पानी अच्छे से अवेलेबल नहीं है, या अवेलेबल है तो बहुत कम अवेलेबल है। इन दिस सिस्टम परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप आर जॉइंड टू द मेन पाइप लाइन एट रेगुलर इंटरवल। इसमें हम क्या करते हैं, छोटी छोटी परपेंडिकुलर पाइप्स बनाते हैं, उन सब के ऊपर रोटेटिंग नोजल्स होती हैं उनके ऊपर, ठीक है। और वो सब नोजल्स जो हैं वो मेन पाइपलाइन से जुड़ी होती हैं। When water is allowed to through the main pipe, जैसे ही मैं मेन पाइप से पानी खोलूँगी तो प्रेशर के साथ जो है, पंप के साथ जितनी भी रोटेटिंग नोजल्स हैं उन सब से पानी निकलेगा, क्योंकि पंप काम कर रहा है इसीलिए रोटेटिंग नोजल्स में से एकदम प्रेशर से पानी निकलता है।
इट इज़ स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज़ रेनिंग, और एक क्रॉप पर इस तरीके से स्प्रिंकल होता है जैसे कि बारिश हो रही हो। इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द सैंडी सॉइल, और इस सैंडी सॉइल के लिए यानी कि जो रेत वाली सॉइल होती है उसके लिए बहुत यूज़फुल होता है। आप स्प्रिंकलर सिस्टम की यहाँ पे देख सकते हैं मेन पाइपलाइन से कुछ छोटी पाइप्स जुड़ी हैं जो कि परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं, ये उल्टे एल के जैसा है, 90 डिग्री का एंगल वाली छोटी छोटी पाइप्स हैं स्प्रिंकलर सिस्टम में लेफ्ट साइड पर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी रोटेटिंग नोजल्स हैं उनमें से पानी निकल रहा है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट सिस्टम पर। ड्रिप सिस्टम क्या होता है? ड्रिप सिस्टम, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। ड्रिप का मतलब ही होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एज द पोजीशन ऑफ द रूट्स, यानी कि पानी वहीं दो जहाँ पर रूट्स हैं। पानी को बिल्कुल वेस्ट नहीं होने दिया जाता है इस सिस्टम में। ये बेस्ट टेक्निक है वाटर करने के लिए फ्रूट प्लांट्स को, गार्डन को, ट्रीज़ को, एक्सेट्रा को। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ मेन पाइप टू विच लैटरल पाइप्स आर जॉइंड। ये सिस्टम में क्या होता है, एक मेन पाइप होती है, उससे बहुत सारी लेटरल पाइप्स जॉइन होती हैं, एंड दे हैव स्पेशली प्रिपेयर्ड नोजल्स आर अटैच टू दीज लेटरल पाइप्स। और इन पाइप्स से कुछ स्पेशली प्रिपेयर्ड नोजल्स अटैच हैं। नोजल्स आर ग्राउंडेड जस्ट नियर द रूट्स ऑफ द प्लांट, और जितनी भी नोजल्स होती हैं वो एकदम से प्लांट की रूट्स के पास लगी होती हैं। इट प्रोवाइड्स वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप टू प्लांट्स, जिससे पानी जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलेगा और वाटर बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। तो ये एक बून है उन रीजन्स के लिए, एक वरदान की तरह है उन जगहों पर जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी बहुत पुअर है। ड्रिप सिस्टम को आप राइट साइड पे देख सकते हैं। मेन पाइपलाइन जो है वो लेटरल पाइप से ऐसी तरीके से कनेक्टेड है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो रूट्स पर पानी जाएगा। अब क्योंकि इस चैप्टर में थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स हैं तो बिल्कुल मत घबराना, हम क्वेश्चन आंसर्स को इसी एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। 7th क्वेश्चन आता है कि इफ़ वीट इज़ सोन इन खारिफ सीजन। वीट जो है हम सबको पता है राबी की क्रॉप है, अगर हम इसको खारिफ सीज़न में ग्रो करवा लेंगे तो क्या होगा, क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा, तो वो आपको डिस्कस करना है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे खारिफ सीज़न में आपको पता है कि रेनफॉल बहुत भर के होती है, बहुत तेज़ बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जबकि जो वीट है ना उसको कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है, ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है। कोल्ड सीज़न में उसको आराम से उगाया जा सकता है और हैवी रेनफॉल में नहीं। अगर आप वीट को खारिफ सीज़न में ग्रो कर दोगे ना तो जो क्रॉप है वो पूरी की पूरी ख़राब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से। ऊपर से क्रॉप के ऊपर इतना ज़्यादा पानी भर जाएगा और वाटर कलेक्ट हो जाएगा फील्ड में, तो क्रॉप पूरी ख़राब हो जाएगी। इसीलिए आप वीट को खारिफ सीज़न में बिल्कुल ग्रो नहीं कर सकते हो। ये एक राबी की क्रॉप है, इसलिए आप इसको ओनली विंटर में ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन हाउ द सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कॉन्टिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। अगर एक ही फील्ड में आप बार बार अलग अलग तरह की क्रॉप्स लगा रहे हो तो उसके लिए सॉइल को पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो कॉन्टिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल डिफिशिएंट इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। आप सॉइल से इतना काम ले रहे हो, उसमें कॉन्टिन्यूअस लगाए जा रहे हो, उसको एकदम खाली नहीं छोड़ रहे हो, एक के बाद एक हार्वेस्ट किया लगाया, तो इससे क्या होगा, क्रॉप के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे। इसको अवॉइड करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस करवानी चाहिए, फैसिलिटेट करनी चाहिए, जैसे कि क्रॉप को रोटेट करवाना, यानी कि कुछ टाइम इस फील्ड पे लगा लिया, कुछ टाइम दूसरी फील्ड पे। सॉइल में मैन्योर ऐड करते रहना, मैन्योरिंग द सॉइल, एंड लिविंग फील्ड फैलो, कुछ टाइम के लिए जो फील्ड है उसको खाली भी छोड़ देने का टाइम देना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन बी कंट्रोल देम। ये क्वेश्चन पहले भी आया था लेकिन इससे कंट्रोल का मेथड नहीं पूछा था। तो सबसे पहले आप चाहे पूछा हो ना पूछा हो वीड्स के बारे में ज़रूर बताएंगे। द अनडिज़ायरेबल प्लांट्स इन द फील्ड दैट ग्रो नेचुरली आर कॉल्ड वीड्स। ऐसे अनडिज़ायरेबल प्लांट्स जो कि फील्ड में नेचुरली ग्रो कर जाते हैं उन्हें वीड्स कहते हैं। वीड्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या होगा, हमारी क्रॉप के खुद के जो प्लांट्स हैं उनको सफिशिएंट वाटर, न्यूट्रिएंट्स और स्पेस और लाइट नहीं मिलेगा। तो इनको आप मैनुअल मेथड से भी रिमूव कर सकते हो या वीडीसाइड डाल के भी रिमूव कर सकते हो। मैनुअल रिमूवल में हम क्या करते हैं, उनको अपरूट करते हैं, उनको जड़ से उखाड़ते हैं, उनको कट करते हैं टाइम टू टाइम ग्राउंड के पास से, और ये आप एक खुरपी से भी कर सकते हो या हारों से भी कर सकते हो। और जब आप वीडीसाइड्स का यूज़ करते हो ना तब भी आप वीड्स को रिमूव करते हो, लेकिन ये क्या करते हैं वीडीसाइड्स, ये सिर्फ वीड्स को ही डैमेज नहीं करते। अब आप केमिकल डाल रहे हो जैसे कि 2,4-D, एज इन वो एक वीडीसाइड है, लेकिन हो सकता है वो आपकी खुद की क्रॉप को भी कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हों। तो जो मैनुअल मेथड है वो भी बेस्ट है, और वीडीसाइड्स में थोड़ा सा खतरा रहता है कि वो आपकी खुद की क्रॉप्स को डैमेज ना करें। बाय यूजिंग वीडीसाइड्स ऑल्सो वी कैन रिमूव द वीड्स। अगर हम वीडीसाइड्स का यूज़ करेंगे, वीड किलिंग केमिकल का यूज़ करेंगे, आप तब भी वीड्स को किल कर सकते हो।
दीज वीडिसाइड्स डैमेज ओनली वीड्स, ये जो वीडिसाइड्स हैं इनकी खास बात ये है कि ये सिर्फ वीड्स को डैमेज करेंगे, हमारी खुद की क्रॉप्स को कोई भी हार्म नहीं करेंगे। इसका एग्जांपल ज़रूर देना 2,4-D जो कि एक केमिकल है जो कि एज अ वीडिसाइड यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लेने के बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। आपको शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन के जो स्टेप्स हैं या फिर किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन का आपको पता है क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उनको एक करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। यहाँ पर जो मैंने ब्रैकेट में आंसर्स लिखे हैं वो करेक्ट आंसर्स हैं और ये जितने भी स्टेप्स हैं आपको शुरू से लेकर एंड तक इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपको पता है फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, उसकी टिलिंग की जाती है, उसको लूजन किया जाता है। सेकेंड स्टेप होता है प्लोइंग द फील्ड। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, फील्ड को अच्छे से जुताई करते हैं, उसको अच्छे से लेवलिंग किया जाता है। फिर थर्ड स्टेप आता है सोइंग। जब वो फील्ड लेवल हो जाती है उसके बाद हम बीजों को डालते हैं, उनको बो देते हैं। फिर फोर्थ स्टेप आता है मैन्योरिंग, जो सॉइल होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा मैन्योर ऐड करते हैं। फिर फिफ्थ स्टेप में आ जाता है इरिगेशन, यानी कि कॉन्टीन्यूअस डिफरेंट इंटरवल टाइम पीरियड पर हम उसको पानी देते रहेंगे। सिक्स स्टेप आ जाता है हार्वेस्टिंग, क्रॉप तैयार हो गई अब उसको काट लेंगे। उसके बाद आ जाता है सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, क्योंकि शुगर केन का यानी कि गन्ने का क्रॉप था इसलिए अब उसको शुगर फैक्ट्री में बनने के लिए भेज देते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे स्टेप्स डिस्कस कर लिए कैसे कैसे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ऐसे ही हम सेकेंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के भी क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए लेकर आएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको क्वेश्चन आंसर और चैप्टर के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।